मैं भारत के रियासत गवा में हूँ। इस जगह को शोहरत हिप्पी तहरीक ने दी। तब पूरी दुनिया ने जाना कि गवा आज़ादी, साइकोडेलिक्स और रियो सुबह तक साहिली पार्टियों की सरजमीन है। अब रियासत बदल रही, साहिलों पर नाइट क्लबों को हटाया जा रहा है, मुनशियात फरोशों को जेलों में डाला जा रहा और सफेद यूरोपियों की जगह भारतीय सयाह ले रहे। गवा एक सस्ता जन्नती मकाम बना हुआ है जहां लोग पार्टी करने और रहने के लिए आते हैं। रियासत गवा ट्रांस म्यूजिक की आलमी दारुल हुकूमत है। यहाँ लोग अपने बचपन को याद करने और बालगों की तरह लुत्फ अंदोज होने आते हैं। वहाँ मुनशियात बड़ी मिकदार में फरोख्त की जाती है, फौरन रवाना हो जाए। आदादो शुमार रोजाना मौत होती है। इसकी जबड़े की हरकत अजीब है, इसने यहाँ किसी और की बाइक गलती से ले ली। हिप्पी तहरीक ने गवा को पसंदीदा जगह बना दिया जो मुकम्मल आज़ादी पसंद करते हैं। लाखों लोग यहाँ मजे करने आते थे और बिल्कुल बगैर पैसों के रहते थे। अब भी यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं। डीजे को बिठा दो, हपियों को सस्ता शराब पिला दो और उन्हें एक सिगरेट दे दो, पार्टी हो गई। बिल्कुल गंदे, कुछ रूसी नीम बीमार जैसे। तुम काकाओ के रूह से क्या पूछना चाहते हो? जादू, ट्रांस और थोड़ी सी बेरारवी, ये भारत की सबसे मजेदार रियासत के बारे में एक किस्त होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए, क्या जबरदस्त मोबाइल डिस्को है। भारत की छोटी जबरदस्त रियासत है। बहुत से लोग यहाँ पीने और दुआ करने की फलसफा अपनाते हैं। मैंने हाल ही में एक अलग टेस्ट बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो बाद में इसे देखें। Я в этом выпуске буду таким. आज मैं यहाँ आया हूँ ताका पार्टियों, रात की तफरीहात और हिप्पी कल्चर के बारे में मजीद जान सकूं। इसी मकसद के लिए मैं रियासत के शुमाल की तरफ एक तंग धूल भरी सड़क पर जा रहा हूँ। फासिला ज्यादा नहीं है लेकिन तेजी से नहीं जा सकते, सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। यहाँ तक के इजाफी लेन पर भी जो गाड़ियों ने सीधे मैदान में बना ली है। धूल, पसीना और सरकंडे माहौल ज्यादा तफरीही नहीं है। देहातों में जिनसे हम गुजर रहे हैं सबसे शानदार इमारतें ईसाई गिरजाघर हैं। सड़क के बीच में गायें आराम से कुछ चबा रही हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब गाड़ी में हैं या बाइक पर। यहाँ के मालिक यही हैं। अदरतन मोड़ पर बसा जाए तो निकलने में काफी वक्त लगता है। यहाँ तक कि माई और स्कूल की लड़कियां भी बस इंतजार करती हैं कि कब रास्ता मिलेगा। इस सारे मंजर में एक तैरता हुआ कैसीनो अलग नजर आता है। मुकद्दस भारतीय जमीन पर जुए के खेल खेलना मना है, इसीलिए वो जहाजों पर गुना करते हैं। मैं हपियों के अड्डे में पहुंच गया। कभी इन जगहों को साहिलों और सस्ते रम की वजह से पसंद किया गया था। अब यहाँ ज्यादा भेल है और शराब महंगी हो गई है। ये सफेद लड़का पार्टी से थक चुका है और घर का टिकट खरीदना चाहता है। फिर 1 मिनट बाद टिकट लेने के लिए एक गाय आ गई। मवेशियों को बचाते हुए मैं मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी पार्किंग में पहुंच गया। बैलों का एक रेवड़ भी पार्क किया गया है और 2 टुकर मार रहे हैं। उनके दरमियान बातें हो रही हैं, समझ रहे हो। रिजॉर्ट की मरकजी सड़क रियो की तरह नहीं लगती। ज्यादातर ये एक आम तिजारती सड़क है जिस पर गंदे साइन बोर्ड हैं, खुशबुएं, किताबें, चाय, मसाज और धुलाई, सब कुछ तब्बत से। खुशबुएं, बहुत मजेदार खुशबुएं, ये हाथ से बनी हुई हैं, चीज से बनी है, संदल की लकड़ी। और ये क्या मतलब है? ये जर्मनी नहीं है, ये भारतीय खुशकिस्मती है। काफी शॉप्स में यकीनन यूरोपी नहीं है लेकिन भारतीय भी नहीं। एक डिश के लिए $2 से $5। सयाह यहाँ ट्रांस पार्टी पर जाने से पहले अल्कोहल से लुत्फ अंदोज होते हैं। साहिल पर तो और भी मजा है, बिल्कुल मुख्तलिफ बात। हर तरफ से जबरदस्त मौसीकी की आवाज आती है और रोशनी की तोपें हर तरफ शुआएं बखेर रही हैं। ऐसी भारत बहुत मजे की लगती है। यहाँ आपको आसानी से सख्त भारतीय इंतबाह, एहतियात, मुनशियात मिल सकता है। हकीकत में ये सिर्फ एक किस्म की तशहीर भी हो सकती है।
पार्टी सिर्फ साहिल पर नहीं है, यहाँ लोग इन मोपेड्स पर जंगल के करीब चले गए हैं। आज यहाँ रियो है। भारतीय आदत के मुताबिक नौजवान दाखिले पर जूते उतारते हैं। इस जगह को रूसी पार्टी भी कहा जा सकता है और ऐसी पार्टी भी जो पूरी दुनिया को जोड़ती है, इसीलिए इस जगह का नाम नर्क है। ये दरअसल एक मुखफ़फ़ है जो मौसीकी से मुताल्लिक है। उसका तर्जमा है मौसीकी मजहब है। इस पार्टी का इंतजाम उन ने किया था। वही गोवा के लिए नई मौसीकी की तशहीर कर रहा है। ये मौसीकी कुछ नफसियाती है। ये मौसीकी तकरीबन 120 BPM की डाउन टेम्पो किस्म की है और हम भारत के लिए काफी सुस्त मौसीकी बजाते हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर डांस फेस्टिवल्स और ज्यादा भारी मौसीकी होती है। पहले यहाँ होने वाली तमाम रियो पार्टियां खुली जगहों पर होती थी और ये सब के लिए दस्तयाब थी। वहाँ लोग आते थे जो पैसे से वाबस्ता नहीं होते थे, किसी चीज से वाबस्ता नहीं होते थे। वो मौसीकी की तवानाई से जुड़े होते थे, वहाँ रक्स करते और आराम करते थे। हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान यहाँ भी वही तजुर्बा हासिल करें। सिर्फ यूरोपी ही नहीं झूमते, भारतीय भी इस फॉर्मेट से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन भारतीय हुक्काम रियो पार्टियां पसंद नहीं करते। अब हुक्काम भारत को एक सियाहती मकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक सियाहती मकाम बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों पर पाबंदी लगा रहे हैं जो खुली होनी। शराब बहती है जैसे दरिया और कुछ मेहमान कुछ ज्यादा ताकतवर चीजों से चार्ज होते हैं। सबसे खूबसूरत लड़कियों के लिए सख्त मुकाबला और सौदेबाजी होती है। हाँ, ये बात समझ में आती है कि तनाजात होते हैं, लेकिन तनाजात हर जगह होते हैं, लेकिन वो कौमी बुनियाद पर नहीं होते। वो ज्यादातर लड़की को ले गया। हाँ, कुछ ऐसा ही। अलिफाई जानते हो, जैसे दो लोग रास्ता नहीं बांट सके, दोनों बाईं तरफ चले गए। भारतीय लोग पीने का सलीका रखते हैं। सुने, इनके पास उसका कुछ छोटा सा कल्चर है। वैसे वो काफी पीते हैं, लेकिन कभी कभी, जैसे जब आप नौजवान तालिब इल्म होते हैं और आपको अंदाजा नहीं होता, आप हमेशा गलती कर सकते हैं। लेकिन तनाजात ज्यादातर इस तरह खत्म होते हैं कि लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गिले मिलते हैं और कोई खूनरेजी नहीं होती, कुछ नहीं होता। ज्यादातर ये ज़बानी तनाजात होते हैं, एक दूसरे पर चीखना। जब मैं साहिल से थोड़ा और दूर गया तो माहौल मुकम्मल तौर पर ज्यादा पुरअसरार हो गया। यहाँ एक सटटक डांस होता है। आने वालों से कहा जाता है कि वो जूते उतार दें और सारी शाम मुनशियात का इस्तेमाल न करें। आग जल रही है, लोग मैदान में बैठे हैं और कोको के कप से मुजिजे की उम्मीद कर रहे हैं। आप कोको की रूह से क्या पूछना चाहते हैं? One last one. लोग तकरीबन ट्रांस में जाने के करीब हैं और बेचारे मजदूर जिन्हें अभी कुछ ठोंकना है कोशिश कर रहे हैं कि शोर न करें। All I have to do is open my heart wider जोश than ever before. डांस जब आप अपने दिमाग से ख्यालात निकाल देते हैं, भूल जाते हैं कि कैसे नाचना है और यूं हरकत करते हैं जैसे आपका जिस्म चाहता है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हुआ। डीजे मौसीकी चलाता है और तकरीब को हल्का सा मुनज़्ज़म करता है। 3, 2, 1। लोग एक दूसरे के साथ नाचते हुए, मुस्कुराते हुए और कभी कभार अजनबियों को गिले लगाते हुए घूमते हैं। ये मेरे पास से इस तरह गुजर रहे हैं। बस बगैर गाड़ियों की लोग कोई हुकूक नहीं रखते।
मैं चलता हूँ और घरों में झांकता हूँ। यहाँ देखें, एक शख्स फर्श पर ही सो रहा है। इस तरह ठंडा रहता है। बिल्लियाँ मोटी हैं, उनकी जिंदगी भी कामयाब है। यहाँ एक भारतीय रिजोर्ट में कैफे कैसा नजर आता है, बस एक पुराना रंगा हुआ शेड, बिल्कुल खूबसूरत नहीं लेकिन कम अज कम मुनफरिद है। मेनू अंग्रेजी और रूसी में था। नाश्ता जैसा चाहो, खता के इसराइली भी। मैं कैनेडियन नाश्ता लेता हूँ, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। उम्मीद है कि मैपल के पते नहीं लाएंगे। अच्छी जगहें हैं लेकिन कम अज कम जो साफ और रंगी हुई हैं। लेकिन हता के साफ और रंगी हुई जगहें भी कभी कभार इस तरह सड़क पर कचरा फेंक देती हैं। ये बहुत खूबसूरत नहीं है। कचरा हर जगह बिखरा हुआ है। ये शहर की सबसे पुरानी सड़क है। नाम पुर्तगाली हैं, घर नौ आबादियाती हैं, आबादी कैथोलिक है और हर तरफ सलीबे हैं। झाड़ियों से कोई गाय सुबह तक पार्टी करने वाले हपियों की औलादें निकल सकती हैं। जैसे ये आंटी बिल्कुल नहीं समझती कि क्या हो रहा है और फिर भी मोपेड पर जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा हुआ कि मैं भी उसे नहीं चला सका। इसकी जबड़े की हरकत वाकई अजीब है। शायद इसने ये बाइक किसी और की समझ ली। इसी इलाके में उनटोन पहले अपनी पार्टियां करता था। उसका यह अपना क्लब था। पुराना हिस्सा गिरा दिया गया। तो क्या इस जगह की याद आती है? हाँ, याद आती है। तुम भी तो जड़ जाते हो। हमने तुम इस प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा देते हो क्योंकि हम यहाँ काम करते थे। सब मकामी लोग चेहरे से पहचानते हैं क्योंकि यहाँ काम करना ऐसा है जैसे तुम पूरी बस्ती के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि तुम सब आसपास वालों की मदद करते हो। मसलन उनकी आमद और रफ्त शुरू हो जाती है, उनकी दुकानें चलने लगती हैं जब तुम्हारे पास लोग आते हैं और सब मकामी लोग खुश हैं। ये इलाका पागलपन का है। अंतवन ने खुद देखा कि यहाँ पड़ोसी बैलों की लड़ाइयाँ करते हैं। अंतवन ने भी यहाँ बड़ा शोर मचाया, बिल्कुल इसी वसी साहिल पर। अब यहाँ तकरीबन कोई नहीं है, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ये रेत गर्म जवानों के कदमों से भरी हुई थी। ये पिछला नया साल है जब ये जगह रोशनियों से चमक रही थी और लोगों को खुश कर रही थी। अब बदकिस्मती से ये फूलों से चमक रही है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। बढ़ गया है। खजूर का दरख्त बाकी है। खजूर का दरख्त बाकी है। हाँ, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मानसून किसी को नहीं बख्शता। यूं कह ले, क्योंकि मानसून में पानी तकरीबन इस सतून तक पहुंच जाता है। 1000 लोग यूं कह ले के नजर आने वाले, जैसे 1000 शायद ज्यादा। यानी यहाँ साहिल पर, यहाँ इस जगह से 4 गन्ना ज्यादा लोग थे। बस ऐसा ही तासुर रह गया कि उधर देखो लोगों का हुजूम, उधर देखो लोगों का हुजूम, और रात के 2 बजे सब चीख रहे थे। इंडियन हुक्काम ने उनटोन का क्लब बंद कर दिया। यहाँ हमने 3 महीने काम किया और कुछ छोटे मुहिम्मात शुरू हो गए। तमाम साहिली जगहें ये तकरीबन अक्टूबर के आखिर में खुलती हैं और अप्रैल तक काम करती हैं। ज्यादा से ज्यादा घर। ये साहिली इलाका है, सयाहों का मौसम। अब आप महसूस कर सकते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल सब कुछ टूट गया था। अब कुछ हटा दिया आपको ने। हाँ, ये एक महफूज इलाका बन गया है। हुकूमत की पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली आई और इदारे आए जिन्होंने कहा कि सब कुछ गैर कानूनी है। साहिल पर हमारे पास इस जमीन के मालिक साथ मुआहिदा था। वो मालिक नहीं था। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो जमीन के मालिक हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पस मंजर में होटल है। पिछले साल होटल काम कर रहे थे, अब वो बंद हैं क्योंकि उनके पास दस्तावेजात नहीं है। जलती सूरत। हाँ, यहाँ इलाका है 150 मीटर की महफूज जोन और सबको बंद कर दिया गया। शानदार होटल है, इसे बंद कर दिया गया था। यहाँ ये सब कुछ अभी वहाँ 1918 से पहले मकामी लोग कहते थे ये सब समंदर था।
یہ بہت گہرائی تک جاتا تھا، یہ بہت زیادہ پیچھے ہٹ گیا اور یہ ننگا ہو گیا۔ یہ زمین ہے حقیقت میں ننگی ہوئی۔ 50-60 سال پہلے شاید نہیں جانتا کہ کیا ہوا، لیکن پانی چلا گیا اور اسی لیے یہاں ان زمینوں پر کوئی دستاویزات نہیں ہیں، یوں کہہ لیں۔ اور کسی نے ایک بار بہت پہلے، شاید انہی سالوں میں جیسے کہ تم نے ابھی بنایا ہو، اس شخص کو یہاں کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ علاقے میں تمام تعمیرات بند کر دی گئیں اور نجی گھروں کو ضبط کر لیا گیا۔ صرف عام مچھیروں کی جھونپڑیاں نہیں چھیڑی گئیں۔ یہ جھونپڑی بالکل ریت پر کھڑی ہے۔ اس عمارت میں ایک بھی پتھر نہیں ہے۔ زیادہ تر کپڑے کچھ کچرے سے ملے ہوئے پتے ہیں۔ بغیر کیلوں کے سب کچھ صرف رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ یہ پانی کی بوتلیں ہیں، عام طور پر کسی بھی سوراخ سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تالا لگا ہوا ہے۔ باڑ مجھ سے نیچی ہے، اس لیے میں نے عام ہندوستانیوں کی زندگی دیکھی۔ کچرا، آگ اور مچھلی پکڑنے کی جالیں۔ یہ لوگ دوسری زندگی نہیں جانتے اور ہندوستان میں امیر بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے لگا کہ آپ کی پارٹی میں کل رات طوائفیں تھیں۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ آسانی سے دستیاب خواتین، ہاں، زیادہ تر وہ کلبوں میں کم ہی جاتی ہیں۔ وہ زیادہ تر ساحلی کلبوں کے ارد گرد رہتی ہیں، کیونکہ وہ خود سمجھتی ہیں کہ تمام کلب مالکان انہیں جانتے ہیں۔ وہ پہچانی جاتی ہیں اور مالکان ان سے درخواست کرتے ہیں، جیسے بھکاریوں وغیرہ سے، کہ کلبوں میں نہ آئیں اور ان کی سرگرمیوں میں خلل نہ ڈالیں۔ اور وہ یہ سب اچھی طرح سمجھتی ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کون اور کیا ہے۔ انہیں بھی یہاں رہنا اور جینا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر کلب میں موجود ہے۔ لیکن بہت سے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ شاید وہ کسی بھی جگہ پر کسی طرح سے جڑ جاتے ہیں، لیکن یہ سب اس طرح کیا جائے گا کہ آپ کو خاص طور پر نظر نہیں آئے گا۔ کیا پولیس کی چھاپے مارے گئے؟ بند کی گئی موسیقی اکثر ملتی ہے، پھر 10 بجے کے بعد اگر آپ پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں تو پولیس آتی ہے۔ آپ وہاں 10 سے 15 منٹ کے لیے موسیقی بند کر سکتے ہیں، اور اس پر منحصر ہے کہ کون آیا ہے۔ یہ یہاں شطرنج کی طرح ہے۔ پہلے پیادے آتے ہیں، پھر وزیر آتے ہیں، پھر بادشاہ آتے ہیں۔ بادشاہ آ رہے ہیں، کچھ ہے۔ بادشاہ آتے ہیں اگر ان کے پیسے ختم ہو جائیں۔ لوگ آتے ہیں، بند کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں ہمیں رپورٹ دینا ہے۔ ہم اب سے محبت کرتے ہیں، اب بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے درمیان باہمی تعلقات ہیں۔ 10 منٹ تک موسیقی نہ بجے، ہم رپورٹ دیں گے، چلے جائیں گے۔ جیسے ہم رپورٹ دیں گے ہم نے تلاشی لی، تلاشی نہیں، موسیقی بند ہے، پارٹی روک دی گئی۔ موسیقی کی شکایت کرتے ہیں، کوئی بھی کسی ثانوی حقائق کی شکایت نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ کو فون کریں گے اور کہیں گے وہاں بڑی مقدار میں منشیات بیچ رہے ہیں، فوراً جائیں۔ نہیں، زیادہ تر یہ پریشانی، یہ سب موسیقی ہے۔ یہاں کچھ دیہاتی رسم و رواج بھی ہیں، حالانکہ یہ بھی جانتے ہو ایک دو طرفہ عنصر ہے۔ یہاں مقامی تہوار ہوتے ہیں، جب مندر میں ایک سپیکر سے ایسی کھڑکھڑتی موسیقی 24 گھنٹے 48 گھنٹے اور اسی طرح چل سکتی ہے، پوری رات ڈھول بجتے رہے۔ مقدس ہمارا بھی ایک مندر ہے، ہمارے پاس موسیقی کا مندر ہے۔ موسیقی مذہب ہے، مذہب یہ موسیقی ہے۔ پھر آپ کو دروازے پر گائے کی ضرورت ہے۔ کھیت میں ایک سیر المنزلہ عمارت، آرام دہ کلاس، آگے میں دیرینا کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ وہ ہر سردی کا موسم بھارت میں گزارتی ہے، لیکن بھارتی تضادہ حیران ہونا نہیں چھوڑتی۔ جب چاند گاڑی معاف کیجئے گا، بھارتی معاف کیجئے گا، چاند گاڑی اڑی۔ یہ بارشوں کا موسم تھا اور کچھ خوبصورت کتے گھوم رہے تھے جو زیادہ تر ڈھانچوں کی طرح نظر آتے تھے۔ جی ہاں، وہاں پانی کے گڑے، پلاسٹک سے ڈھکے ہوئے گھر، یہ گڑے جنہیں ہم ابھی گھوم کر جا رہے ہیں وہ ہر جگہ ہیں، اور کچھ گڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہاں پر احتیاط سے پھولوں کے گملے رکھے جاتے ہیں تاکہ اب دیکھ سکے کہ وہ کہاں ہیں، اور اب سوچتے ہیں واہ، اور یہ خوبصورت ملک نے چاند گاڑی بھیجی ہے۔ آگے بڑھنے والی قوم۔ چاند گاڑیوں واضح ہے، لیکن میں پہلی بار کوہان والی گائے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہیں ٹیکنالوجیز، اتنی ہی کامیابی سے بھارتی بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہاں ایک ماں 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، ہر سال بچے پیدا کرتی ہے اور گھر میں کچھ اور بچے بھی انتظار کر رہے ہیں۔
देखो हम सब यहाँ हैं, सब बिल्कुल खुश हैं, उनके सब कुछ ठीक है। वही सब साथ में। अगर गाय मुकद्दस है तो कुत्ता ये भारत में इफ्तिका की निचली सतह है। कुत्तों की इज्जत नहीं की जाती, बुरा सलूक करोगे कुत्ता बनोगे। चुका हुआ चुका नहीं हमारी यहाँ, उनके साथ कुछ बेहतर। क्योंकि मुझे लगता है कि ये गांव है और ज्यादातर आबादी शायद ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। तो गया से कई जगह बैठना नहीं आता। मैं समझ गई। धोंक धोंक भोंक। आप जानते हैं कि हर कैफे का अपना अच्छा खिलाया हुआ कुत्ता होता है। एक से ज्यादा। ये अल्फा और असूस है, जैसा कि तुम देख सकते हो। नौकर लंबी है। कैट डॉग सिर्फ बली के बगैर। तुम जानते हो वो खिड़की के पास आते हैं, खिड़कियों के पास बंदर आता है। तुम कहते हो तुम क्यों आई हो, वो कहती है मुआफ कीजिएगा, मुझे सुरमई रंग बहुत पसंद है। मैं पसंद करता यूं कहने के लिए ग्रे की कमी है। मुझे बहुत याद आती है, यहाँ बहुत खूबसूरत है। तुम जानते हो मैं 24 साल में आई थी, एक नाकाम रिट्रीट, और इसे बेहतरीन भारतीय रवायत के मुताबिक मंसूख कर दिया गया था। मुझे इसके बारे में दरवाजे पर पता चला। क्या बहुत से लोग थे जो इसके लिए आए थे? हम 3 लोग थे इसके लिए आए थे, और हमें कहा गया को आपको नहीं बताया गया, और हमने कहा नहीं, हम तो पहली बार एशिया में हैं। दीरेना रुक गई और बहुत से दिलचस्प लोगों से मिली। पिछले साल अपने जैगर को हरम्बोली बिल्ली में देख सकते। ये भी पुराना है। एक और इस साउंड में चल रही हूँ और कहती हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं वाकई याद कर रही हूँ। मेरा पहला ख्याल ये था कि इस औरत को अकेले भारत में सफर कैसे करना है। मैंने ये नहीं सोचा कि गवा तो असल में भारत नहीं है, यहाँ से कुछ पहले से ही तयशुदा है और मुझे सफेद हाथों से पकड़ लिया गया। कम्युनिटी कहती है नहीं, इंतजार करो, यहाँ ये किया जा सकता है। और यहाँ शायद सब एक दूसरे को जानते हैं, जैसे एक आम गाँव में। ये रूसी जुबान बोलने वाली कम्युनिटी बहुत करीब है। तुम जानते हो बड़ों के लिए पार्क है। ये ऐसा है, तुम्हें पकड़ लिया और तुम कहते हो मुझे मदद की जरूरत है, और ये फौरन कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई अपनी कर्म साफ करता है। चक्रे तीसरी आंख खुली हुई है, और यहाँ यानी इससे कुछ हासिल हुआ। मैं यकीन से नहीं कह सकती, ये सब अभी आदि है। 2 से दीरेना हर सर्दी यहाँ होती है। हमने समझ लिया, मैंने आराम किया, मुझे पसंद आया। नहीं आया। पसंद आया है। तो क्या गंदा नहीं है सब कुछ? जनूबी में गंदगी नहीं है शुमाली गवा के मुकाबले में। जनूबी बहुत साफ सुथरा है, वहाँ ज्यादातर कैथोलिक रहते हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ ये इस पर मुनहसिर है। वहाँ कैथोलिक, यहाँ अल्काथोलिक। तुम जानते हो, फिर भी तुम यहाँ वापस आते हो हर बार, हर मौसम के आखिर में कहते हो बस मैं अब और नहीं कर सकता। शुक्रिया, हमने सब कुछ समझ लिया। बहुत अच्छा, मैं नए साल का जश्न सेंट पीटर्सबर्ग में मनाऊंगा नवंबर में। तुम बैठकर सोचते हो नहीं मनाऊंगा। नहीं मनाऊंगा। दीरेना जैसे लोग गवा में सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि आम जिंदगी गुजारने के लिए भी मुंतकिल होते। यानी हर साल लोग आते हैं जो अपने साथ काम लेकर आते हैं। हमारे पास कुछ वक्त के लिए दूर से काम करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ था, और जिन्हें भारत पसंद आया मैं जानता हूँ कि वो यहाँ रह जाते हैं। साहिल पर दूर से काम करने के नुकसानात में से एक ये है कि यहाँ इंटरनेट खराब है, यानी ये बेहतर हो रहा है। और आखिरकार मैं खुश होने लगा हूँ कि मेरी तमाम अपलोड्स मुकम्मल हो रही हैं और दरमियान में मुझे कोई इजाफी कोशिश नहीं करनी पड़ती। यानी वाकई दूर से काम करना, जैसा कि मुझे लगता है, तरक्की कर रहा है। भारत इन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जिनके पास अपनी небольшая. Вот если в тебе есть, то есть ты такой, хоба, она тебя позвала. ये दानिया है, वो डीजे है, और उसमें कुछ खास बात है। साल पहले वो इंडिया गया और फैसला किया कि अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने का वक्त आ गया है। वो सीजन मेरे लिए ज्यादा ऐसा था कि आओ, देखो और बस आराम करो। आराम का सीजन चिल्लो हपो अंदाज। हर रोज दानिया रात की पार्टियों में जाता था, कोई भी रियो नहीं छोड़ता था। हर कदम पर मौसीकी है, हर जगह पार्टियां हैं, हर जगह करने की कोशिश हो रही है। घर वापस आकर दानिया सोच भी नहीं सकता था। डीजे बनने की तालीम शुरू की और दोबारा गवा जाने की तैयारी करने लगा। हम दानिया के साथ बैठे हैं। हम रूसी जबान बोलने वाले लड़कों के इदारे में हैं। किचन में मकामी लोग काम कर रहे हैं। जंगल की जाली के पीछे गिलासों में अनोखे कॉकटेल्स हैं।
اور الیکٹرولائٹس کے ساتھ کافی کی طرح کم لگتا ہے. ایسا زبردست لیمو کا ذائقہ. دانیہ کی آنکھوں ہنگامہ خیز پارٹیاں تھیں لیکن حکام انہیں بند کر رہے ہیں. اور اب ہم وہاں پارٹی کیسے منعقد کر رہے ہیں. انسٹاگرام پروموشن، وہاں کچھ فلائرز، کہیں پوسٹرز، بینرز، ٹیلی گرام چینلز میں اشتہار دیا جاتا ہے. پہلے جیسے ایک شخص نے دوسرے کو بتایا، دوسرا وہاں گیا جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کچھ ہپی بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کو بتایا آج 7 بجے پارٹی ہے، جو بھی آئے گا سب کو بتا دینا. اور پولیس والوں سے خاص طور پر کوئی بات نہیں کرتا تھا. پارٹی شروع ہو گئی. اگر مقامی قانون کے محافظ آتے ہیں تو جیسے کہ میز پر ایک بوتل رکھ دو، سب ٹھیک ہے، سب خوش ہیں، الوداع. یہ بہت آسان تھا. میں نے یہ سمجھا اس لحاظ سے کہ وہاں کچھ حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی رقم وغیرہ، کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کچھ فائدہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے اگر آپ کو یہاں وہاں ہر جگہ ادائیگی کرنی پڑے. اسپیکرز کو کندھوں پر، وہاں اسکوٹروں پر، کسی نہ کسی طرح نہیں جانتا وہاں پیٹھ پر لے جانا، ڈی جے کو بٹھانا، ہپیوں کو سستا شراب پلانا، انہیں جوائنٹ دینا. پارٹی ہو گئی. آجات کم رومانس تھا، یہ ہم گئے تھے. ہاں، پچھلے سال بہار میں کیا تھا، مورجیم میں کیا تھا. ہمارے پاس 5 رات کی پارٹیاں تھی، بات چیت کی، ساحل، ساحلی شیک، سب کچھ سجایا، روشنی لگائی، اپنے بارٹینڈرز کو رکھا، مینو. میں بلا جے کا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پارٹی ایک ریو ہے. اگر کچھ ایسا ہے تو ہاں، وہاں ریو جیسا ہے، وہاں حرکت ہے، لوگ اپواب محسوس کرتے ہیں، ڈی جے کی طرف سے دباؤ منتقل ہوتا ہے. یا واقعی ابھی ایسا کرنا ممکن ہوگا، اسپیکرز کو کندھوں پر اٹھا کر کسی ویران جگہ پر پارٹی کریں. سنی، حقیقت میں یہ ممکن ہے. میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یہ کسی ویران جگہ پر عمدہ ہوگا کیونکہ میں نے ایسے مقامات کا دورہ کیا ہے. یہ اچھا ہے. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس کا پتہ چل جاتا ہے. جب بھی میں عام بول آتا ہوں، میں ہمیشہ وہاں کچھ عجیب لوگ دیکھتا ہوں. وہاں کچھ مارجنل فریق عجیب لوگ ہوتے ہیں. سن سیٹ کے وقت ساحل پر چلتے ہو، گھومتے ہو، وہاں بھی ہر طرح کے لوگ. کچھ لوگ ڈرڈ لاکس میں ہوتے ہیں، شاید وہ ثقافت کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں ڈرڈ لاکس، کوئی بڑی ٹی شرٹ، کچھ بوب مارولے کی طرح، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل گندے ہوتے ہیں، کچھ روسی نیم بیمار. وہاں بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں. وہ بہت کم ہیں لیکن وہ موجود ہیں. جدید ہپی زیادہ تر عام بے گھر آوارہ گردوں کی طرح نظر آتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں، جیسے رات کو جب جگہ بند ہو چکی ہوتی ہے، کوئی عجیب سا دوستو کیسے ہو، یا بس بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا. عجیب رویہ. یہ ہمارے بے گھر لوگوں سے مختلف ہے. یہ کچھ اور ہے، یا شاید یہ بے گھر لوگ ہیں گرم آب و ہوا میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بے گھر لوگ ہیں جو گرم آب و ہوا میں ہیں، جو کسی چیز سے بھاگے ہوئے ہیں، جیسے انہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ موجود ہیں ماسکو میں نہیں، ساحل پر. اور ہپی زیادہ معزز لگتا ہے. یہ وہ ہپی نہیں ہے جو اصل میں تھا. ہپی کیا ہے؟ یہ امیر والدین کے بچے ہیں، جیسے کہ 60 کی دہائی 70 کی دہائی کے قریب، جنہوں نے اپنی دولت کو چھوڑ دیا اور کسی ویران جگہ پر آ گئے، جنہیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے، جیسے کہ پیسے وغیرہ، یہ سب تعلیمات. وہ یہاں آئے، یہاں اپنا سگریٹ بنایا، کوئی انہیں نہیں چھیڑتا اور وہ کسی کو نہیں چھیڑتے. یہاں مقامی لوگوں سے کوئی رہائش کرایہ پر لیتے ہیں، کچھ یہاں خریدتے ہیں، ان کے لیے کوئی چھوٹا کاروبار بناتے ہیں، اور مقامی لوگ بھی خوش ہیں اور وہ بھی خوش ہیں. اب یہ بس جیسے کوئی فیشن کا باقیات ہے. یورپی لوگ کیا، ان کی وہاں اچھی پینشن ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. وہ یہاں 6 مہینے کے لیے آ کر رہ سکتے ہیں اور کام نہ کرنے کا متحمل ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو گم ہونا چاہتے ہیں اور وہ گم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بات چیت ہوتی ہے جیسے تم کسی شخص کو جانتے ہو. نہ آرمبول میں مدت سے رہ رہا ہے، اسے یہ ماحول پسند ہے. یوں ہی میں وہاں جاؤں، جنگل میں رہوں، جیسے مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جنگل میں جا کر رہوں. سن رہا نہیں معلوم کہ اس کا کیا جواب دوں. خیر، جا کر رہوں. پھر 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، پھر سے ملاقات ہوتی ہے. وہاں جنگل میں رہ رہے تھے، وہاں کسی خیمے میں بھی نہیں، بس کچھ اور ہی بسا لیا. مجھے تو دلچسپی بھی نہیں کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں. تم کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہو. خیر، شاید ضرورت بھی نہیں. آرامبول اور کریم کے درمیان جنگل میں وہیں کہیں وہ مقیم ہیں، وہاں کہیں ندیوں میں نہاتے ہیں، وہاں کچھ کی تلیاں ہیں، وہاں کچھ چائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس جھیل کی ندی کے پانی سے مجھے ایسا ماحول خاص پسند نہیں، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں. وہ کم ہیں لیکن موجود ہیں.
मेरे पिछले गवाह के वीडियो में हमने जंगल में ऐसे जोगियों का अड्डा पाया, एक मुनशियात फरोश से मिले और कुछ और दिलचस्प चीजें भी देखें। तो ये वीडियो देखो अगर अभी तक नहीं देखी, लिंक नीचे तफसील में होगा। इस खूबसूरत साहिल पर ज्यादा सफेद फाम औरतें नहीं हैं, लेकिन वो मौजूद हैं। भारतीय लोग टीम का हिस्सा बनना पसंद करते हैं और जब वो गवा आते हैं तो ग्रुप की तरह यूनिफॉर्म पहनते हैं जैसे फुटबॉल खिलाड़ी। और यहाँ ये सब एक बहुत बड़ा गांव था और यहाँ हिप्पी आते थे, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ एक मंजिला इमारतें हैं पूरे साहिल पर। कोई बड़ी 2 मंजिला इमारतें नहीं हैं, 3, 4, 5 इदारे। और लोग बड़े शहरों से पैसे लेकर आते थे, यूरोप से। यकीनन उनके लिए यहाँ मुनशियात सस्ती थी और यहाँ जिंदगी सस्ती थी। यहाँ रहाइश किराया पर ली जा सकती थी। उस वक्त यहाँ कीमतें 10,000 रुपए थीं, लेकिन तसव्वुर करें हमें कीमत आधी करनी पड़ती थी। ये अच्छी रहाइश थी। अब 5,000 रुपए में माहाना किराया लेते थे। रियासत के जुनूब में बड़े होटल आ गए। शुमाल अभी तक जंगली है, लेकिन वहाँ भी कीमतें बढ़ रही हैं। जब लोगों का तबका बदलता है तो एक मुख्तलिफ शोबा थोड़ा सा तरक्की करने लगा। जो लोग यहाँ 7 से 10 दिन के लिए आराम करने आते थे, उन्हें हपियों का रवैया परेशान करता था। वो उसे नहीं समझते थे, यानी साहिल पर चलने वाला शख्स जो किसी नशे के जेर असर होता था, उनके लिए अजीब लगता था, जैसे कोई मकामी बाशिंदा। इसी वजह से सियाहती ट्रैफिक हमेशा ऊपर नीचे होता रहता था। इसीलिए हिप्पी खुद ही यहाँ से चले गए। उन्हें किसी ने खास तौर पर नहीं निकाला। पॉलिसी खैर, उन्हें ये दिलचस्प नहीं लगा। उन्हें पसंद हैं ऐसे वीरान मकामात जहाँ वो लोगों के बगैर हों। जैसे ही ट्रैफिक शुरू होता है, ये हपियों की जगह नहीं रहती। जितनी वीरान यहाँ की कुदरती जगहें हैं, इतने ही वीरान यहाँ कारोबार करने के हालात हैं। यहाँ दस्तावेजात के लेन देन के साथ भी बहुत मुश्किल है। ब्यूरोक्रेसी सब कुछ जमूद का शिकार हो जाता है। यहाँ हकीकत में अगर तमाम इदारों को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि पूरे साहिल पर शायद सिर्फ 10% के पास ही तमाम सरकारी दस्तावेजात होंगी। मेरे इल्म के मुताबिक उस वक्त किसी भी क्लब के पास 10 बजे के बाद काम करने की इजाजत नहीं है। सब बशमूल अब काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें रिश्वत देनी पड़ी? किसी भी मुल्क में, किसी भी कारोबार में मेरा ख्याल है कि तुम बगैर रिश्वत के नहीं चल सकते। मैं कहूँगा कि यहाँ की बदनवानी तुम्हारे मुताबिक ढल जाती है। इंसान दोस्त। हाँ, दोस्ताना बदनवानी वाकई काम करती है। और जब पुलिसा कोई और आता है, वो तुम्हें देखते हैं, वो तुम्हारी सूरत हाल को समझते हैं, वो तुम पर तवज्जो देते हैं। ये वाज़ेह है कि वो अपनी नुक्ता नज़र से काम करते हैं, कभी सख्ती से, कभी नरमी से। सबसे पहले बगैर किसी हिंदुस्तानी के तुम कंपनी नहीं खोल सकते। तुम यहाँ बुनियादी तौर पर कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ खरीदारी के रास्ते हैं, लेकिन इस मुल्क में तुम्हें जायदाद खरीदने का कोई हक नहीं है। यकीनन जल्द या बदेर तुम्हें कहा जा सकता है, हट जाओ, मेरी कंपनी है। लेकिन अगर तुम उसे किसी हद तक खरीद लेते हो, लेकिन बुनियादी तौर पर यह सब जान पहचान वालों के साथ किया जाता है। और यहाँ कुछ बेहतरीन लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, जिन्हें इसमें भी दिलचस्पी है, जो कारोबार करना चाहते हैं। बहुत से हिंदुस्तानी अब दिल्ली, मुंबई से गवा जा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं और वो थोड़ा सा यूरोपी तर्ज अपनाना चाहते हैं। इंटून का हिंदुस्तानी पार्टनर समझदार लड़का है और उससे फायदा भी है। ज्यादातर दस्तावेजात में मदद करता है, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं इसे 7 साल से जानता हूँ। वो मुश्किल शुरुआत में मदद फराहम करता है, क्योंकि मकामी लोगों के लिए मकामी लोगों से बातचीत करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि यहाँ बुनियादी तौर पर ये एक बड़ी गांव की तरह है और यहाँ किसी भी जगह पर तुम्हारा जानने वाला होता है, भाई बहनोई या कोई और काम करता है। तुम्हें गैर मकामी उनके पास जाकर कुछ मांगना मुश्किल होता है। नहीं, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन वो फिर भी तुम्हें एक चलते फिरते बटवे की तरह समझते हैं। ये हमारी शादी है।
دیرینا ہم ایک بھارتی شادی میں پہنچ گئے. یہ خوبصورت دولہا ہے اور یہاں اس کا انتہائی اہم والد ہے. ڈھول بجانے والے رات کے لیے تیار ہو رہے ہیں. دیرینا مقامی شادیوں میں فوٹوگرافر کے طور پر کام کرتی تھی اور بہت کچھ دیکھ چکی ہے. یہ بھارتی شادی تقریباً 3 دن تک چلتی ہے. 3 دن کم از کم. اور یہ وہ تیاری ہے جو پہلے دن کے لیے ہے. ہماری سلاوی رسم و رواج کی تاریخ کے مطابق یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے دلہن کی قیمت. یعنی دولہا سب کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا زبردست ہے اور وہ گانوں، رقص اور ڈھول کے ساتھ ایک بڑی جلوس میں جائے گا جہاں دلہن موجود ہے اور پھر مزید گانے، رقص اور ڈھول بجائے جائیں گے. یہ سب تقریب واقعی 3 دن تک چلتی ہے. تم نے شادی میں کام کیا تھا نا؟ میں نے کام کیا تھا. شاندار ہوتا ہے لیکن ہمارے یورپی دماغ کے لیے ایک وقت میں یہ سب کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے. شاید میں دوبارہ نہیں چاہوں گی. فوٹوگرافر کا تصاویر کی مختلف توقعات ہیں. میں نے ایک ٹیم میں کام کیا. ہم 5 تھے، 5 اور ایک الگ شخص جو ڈرون کے لیے ذمہ دار تھا. یہاں ڈرون کو زیادہ سرکاری طور پر نہیں اڑایا جا سکتا. میری ذمہ داری دلہن لینا تھی کیونکہ دلہن کو مرد فوٹوگرافر نہیں دیکھ سکتا. ہاں جب وہ بے لباس ہو. سوچو. ہاں وہ تصاویر بھیجو گے. ناز. یہاں 4 لوگ ایک ہی موپڈ پر سفر کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ تنگ سڑکوں پر ٹریفک جام سے نجات نہیں دلاتا. مختصر یہ کہ یہاں سب پھنسے ہوئے ہیں اور اس ٹریفک جام کا کوئی مناسب حل نہیں ہے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں نکل سکتا. اور یہ جیسے کہ ارتقا کا بند راستہ ہے. وہ اب ہارن بجانا شروع کر دیا ہے. ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی طریقہ ہے. زیادہ شور، اتنی تیزی سے ہم چلتے ہیں. جب ہم ٹریفک میں ادھر ادھر دھکے کھا رہے تھے تو سڑک پر ایک شادی کی بارات نکل آئی. یاد ہے ان ڈھول والے؟ شاید انہوں نے ریو اور ٹرانس میوزک کے بارے میں نہ سنا ہو لیکن ابھی وہ پورے علاقے کو سونے نہیں دے رہے. کیا زبردست موبائل ڈسکو ہے. یہ سیرگاہ ہے. جزیرے کے جنوب میں کنسرٹ کو جا رہا ہے. راکر اور بائیکر ہے. ٹیکسی ڈرائیور ہے. اس کی موٹر سائیکل دریاؤں، چاول کے کھیتوں، پرانے بسوں اور ایک بینر کے پاس سے گزرتی ہے. بھارت پر فخر کرتا سیرگاہ ایک پرانے پرتگالی شہر میں پہنچتا ہے. یہاں سلیبوں، گرجا گھروں اور رنگ برنگے لیکن بوسیدہ گھروں کی کثرت بہت زیادہ ہے. بالکل مچھر کیا میں اسے مار سکتا ہوں خون کے ساتھ. مزہ ہندوستانی خاص طور پر جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے سائز کا احساس نہیں رکھتے. اگر ہمارے یہاں ڈرائیونگ کے امتحان میں ایک مشق ہوتی ہے سڑک پر 3 بار میں گاڑی موڑنا تو وہ لوگ 8-10 بار میں گاڑی موڑیں گے وغیرہ. ان کے پاس امتحان ہے. ہاں ہوتے ہیں. ان کے پاس قوانین ہے. میں ڈرائیونگ سکول میں گیا تھا. یہاں کا ڈرائیونگ سکول بہت مزاحیہ ہے. موٹر سائیکل ہو یا گاڑی بس عمارت کے ارد گرد گھومے اور لائسنس مل گیا سب ٹھیک. ہارن بجانا لازمی ہے. ہاں ہارن یہاں ڈرائیونگ کا ایک اہم حصہ ہے. اوورٹیک کرتے وقت ہارن بجاؤ. چوراہا پار کرتے وقت ہارن بجاؤ. کوئی اندھا موڑ ہو تو ہارن بجاؤ کیونکہ وہاں سامنے سے کچھ آ سکتا ہے. وہاں ٹرک بس وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھارت میں ڈرائیونگ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ شام کو زیادہ تر لوگ ہائی بیم پر گاڑی چلاتے ہیں. یہ بہت پریشان کن ہے کیونکہ شام کو یہاں روشنی کا انتظام اچھا نہیں ہوتا. اور فرض کریں جب 2 لائٹس جل رہی ہوں تو ان کے درمیان سایہ ہوتا ہے. اس سائے میں گائے، کتا، گڑا یا کوئی اور چیز یا کوئی انسان بھی لیٹا ہو سکتا ہے. یعنی حادثہ ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ موڑ کاٹتے ہیں. سامنے آنے؟ جی ہاں. یعنی وہ موڑ کاٹتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں موڑتے. وہ فوراً سامنے سے آنے والی گاڑی کے راستے سے موڑتے ہیں. تنگ سڑک پر وہ آگے نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے اور فوراً صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمیں سائیڈ میں ہونا چاہیے، اسے گزرنے دینا چاہیے. اس کے برعکس جلدی سے گزر جانا چاہیے تاکہ یعنی ٹریفک جام نہ ہو. یہ لوگ پہلے تو بس چلتے رہتے ہیں پھر سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کیسے نکلنا ہے. وہ بہت آہستہ چلتے ہیں. یہاں ان کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوتی اور اسی لیے اصولی طور پر کسی بھی صورتحال میں وہ اسے سنبھال سکتے ہیں کیونکہ یعنی وہ جلدی سے بریک لگا سکتے ہیں وغیرہ. اس افراتفری کے کچھ فائدے بھی ہیں. جب آپ بھارت کی سڑکوں پر خاص طور پر گوا کی سڑکوں پر سفر کرتے ہیں تو آپ اپنی وجدان کو بہتر بناتے ہیں.
वाकई अपनी विजदान को बेहतर बनाते हैं क्योंकि अब नहीं जानते कि वो अभी कहाँ मुड़ेगा, क्या चाल होगी। इम्कानात का तज्जिया करते। हाँ, ये आम हालात हैं, जैसे जब कोई बुजुर्ग वो किनारे पर खड़ा होता है और अचानक आपके सामने बगैर आईना देखे या पीछे देखे वो बस मुड़ना शुरू कर देता है। ये हर रोज होता है। आप उसे जहन में रखते हैं, हमेशा चूक ना रहते। हाँ, मैं यहाँ हादसे का शिकार हुआ था और एक शदीद हादसे का भी। क्या हुआ? 2 औरतें जा रही थीं। मैंने रफ्तार तकरीबन 50 तक कम कर दी और जा रहा था। 2 औरतें जा रही थी, आगे 2 कुत्ते थे। मैंने उन्हें देखा, मैंने रफ्तार कम की, 2 औरतों को पीछे छोड़ा और अचानक एक कुत्ते को सड़क पार करने का दिल चाहा, शायद मेरे पहिए के सामने 1 मीटर से भी कम फासले पर। चूंकि मेरे पास काफी तजुर्बा नहीं था और मैं स्कूटर पर भी था, मुझे याद है कि मैंने कुत्ते को टुकर मारी, वो चीखा, लेकिन फिर मैं होश में आया। सर पर चोट लगी हुई थी और कॉलर बोन टूटा हुआ था और ये वाहिद मौका था जब मैं बगैर हेलमेट के गया था। बहुत गर्मी थी, मैंने सोचा कि हेलमेट नहीं पहनूंगा और जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं हादसे में था तो वो कहने लगे, शुक्र है वो हमेशा पहनता है, और मैं बगैर के था, यही खैर। आखिरकार मैं अभी तक कॉलर बोन में धाती प्लेट के साथ चल रहा हूँ। और ये आर्जी है? ये आर्जी है, हाँ, उसे जल्द ही निकालना होगा। सड़कों पर हमेशा मोहतात रहना जरूरी है। बहुत से नए लोग हैं, बल्कि नए भी नहीं, यहाँ नौजवान आते हैं चंद हफ्तों के लिए मजे करने, यानी वो वहाँ शराब पीते हैं, मुमकिन है कुछ और भी इस्तेमाल करते हों, स्कूटर पर बैठ जाते हैं, यहाँ पहली बार आते हैं, 2 पहियों वाली गाड़ी चलाने की महारत नहीं रखते। उनके अंदर एक नाकाबिल यकीन खुशी और आजादी का एहसास पैदा होता है। वो तेज रफ्तारी शुरू कर देते हैं। मौसम 2022-23 की रियासत भर की शुमारियात मैंने पढ़ा। मैं गवाह की खबरें अंग्रेजी में पढ़ता हूँ और रोजाना एक मौत होती है। यानी तुम किसी भी डिजाइन में अपना नंबर बना सकते हो। अलामात हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए नंबर 44 बनाया है। ये मेरा आबाई शहर है, वो सत्रोमा, और इसी तरह की स्टिकर से नंबर बनाए जाते हैं। और यहाँ जो चाहो कर सकते हो। और यहाँ तुम बिल्कुल उतार कर 44 की जगह वही नंबर लगा सकते हो। मोटरसाइकिल शौकीन सेरगा को फख्र है कि वो भारतीय मसनूआत पर सवारी करता है। खास तौर पर रॉयल एनफील्ड ब्रांड के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये असल में एक अंग्रेजी मोटरसाइकिल है और 1901 से ये भारत में तैयार किया जा रहा है। और भारतीयों को इसका क्रेडिट देना चाहिए। सिर्फ उनके दौर में रॉयल एनफील्ड एक लेजेंड बन गया। ये वाकई दुनिया भर में फरोख्त होता है। उससे भारत के किसी भी कोने में कुल्हाड़ी, टेप और रेत कागज से ठीक किया जा सकता है। ये एक सादा 3 कौड़ी की तरह काबिल एतमाद मोटरसाइकिल है। 3 लाख रुपए थोड़ा कम। Как это больно, в висок иголка. Если ты пропустил, это я на операции по пересадке волос в Турции. Вот так тяжело даются некоторые выпуски. Получилось страшно, истерически смешно, но на выходе красиво. Посмотри этот ролик, если еще не видел. Ссылку оставлю внизу в описании. И там же контакты клиники, куда лучше задавать вопросы о самой операции. Что-то я устал. Пора менять работу. गुरूब हम दीरेना के साथ पुल पर थे क्योंकि इस वक्त यहाँ रोमांटिक होता है और तस्वीर के लिए अच्छी रोशनी होती है। क्या मैं उन्हें हथेली पकड़ सकता हूँ? जरूर करना चाहिए। मैं कहूँगा रुको, मत जाओ, दोस्तों नहीं बड़ा करम है। मैं इन बच्चों के साथ वाले को खाना चाहता हूँ। आम, तुमने अभी अभी सफेद वाला खा लिया। सफेद गोश्त सबसे मजेदार होता है। ये उनकी ड्राइविंग स्कूल है क्या? ये उनका मैदान है, मोटरसाइकिल स्कूल। लगता है कि लड़की को सिखा रहे हैं। देखो धकेल रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वोवा है। वाह, और आपका नाम क्या है? सुबह। टोविन जी, अच्छा नहीं ख्वाहिश। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी दरिया के साथ रियासत की सरहद है और हम गवा की हुदूद से बाहर जा रहे हैं। ये चेक पोस्ट क्यों है? अगर कुछ रोका नहीं जा रहा, बस ऐसे ही। ये नए टुक टुक कैसे हैं? मैं ऐसे पर सवारी करना चाहूंगी। यहाँ बाईं तरफ हमारे पास खड़ा है। ये सब भी सजे हुए हैं। मुझे इस रियासत में ज्यादा पसंद है। लोग पैदल इस रियासत से आ रहे हैं। हाँ, गवा में काम करना महाराष्ट्र के मुकाबले में फायदेमंद है।
तनख्वाहें 2 गन्ना ज्यादा हैं, लेकिन 1.5 गन्ना तो यकीनी तौर पर है। अगर आप यहाँ सरहदी इलाके में रहते हैं, बस पैदल ही है ना, पैदल ही काम से वापस, यानी ज्यादातर ख्वातीन। पायोनियर कैंप जिसका नाम इंडिया है, दीरेना अपने बेटे के साथ आई। मार्क की उम्र 8 साल है, बच्चे को पसंद है कैसे वो पीटर्सबर्ग आता है और महीने बाद कहता है तो फिर क्या, कब वापस। मैंने यहाँ समझ लिया है, मैंने सबसे सलाम दुआ कर ली, चल दिया। लेकिन यहाँ 3 महीने बाद नहीं कहता कब वापस वहाँ। सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ लेकिन नहीं। भारत में सब कुछ बहुत महंगा नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर आप सिर्फ जंगलों में भटक सकते हैं। रिमोट वर्क के अलावा यहाँ कुछ और करके पैसे कमा सकते हैं। रिमोट वर्क के अलावा मैं जानता हूँ कि कुछ लोग पुराने तरीके से प्रोशकी बनाते हैं। यूँ कह लें, एक शानदार खातून है, वो मुख्तलिफ किस्म का खाना पकाती हैं और लोग उसे खरीदते हैं। तो ऐसा खाना देसी हमारा। लेकिन कुछ लोग शूटिंग्स पर जाते हैं। ये फिल्म बनती भारी तादाद में भारतीय बॉलीवुड फिल्मों की। बहुत से लोग यहाँ अपने अंदर नए हुनर दरियाफ्त करते हैं और रूहानियात से कमाते हैं। शामान, योगी, गुरु और नजूमी यहाँ किसी तरह अपने क्लाइंट्स को ढूंढ लेते हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं इस मौजू में नहीं हूँ। तुम इससे नहीं जुड़े हो। मैं सच कहूँ तो थोड़ा सा दूसरी तरफ हूँ। मैं जानता हूँ कि ऊपर कोई जरूर है, लेकिन कौन है अब जानते हैं। भारतीय पीनथियन में 40 देवता हैं आज के लिए। चिन लो कौन है? लगता है कोई वहाँ है। चाहो तो आज कृष्णा है। नहीं चाहते। और तुम्हारी राय है? मेरा ख्याल है वहाँ कोई है। कौन है ये वाज़ेह? अच्छा, ये इंसान नुमा मखलूक। ये मसनूई ज़हानत वो वहाँ है और सब कुछ इसी के जरिए चल रहा है। अकाबिल तरदीद जैसे। वाकई हम सिर्फ GPT से पूछ सकते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचता है। बाकी वो अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। दीरेना साल भारत में रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए यहाँ दस्तावेजात हासिल करना आसान नहीं है और गर्मियों में बारिश भी होती है। भारत में बारिशें चाहे गर्म हों, लेकिन गीली होती हैं जितनी यहाँ। इसलिए गर्मियों गोवा का फायर कैंप वक्फा लेता है और तमाम शुरका मुंतशिर हो जाते हैं। इस सैयारे वो जगह तलाश करो जहाँ तुम्हारा चेहरा खुश रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सोशल मीडिया पर वोवा कारमानोफ। खुदा हाफिज।